रियाज सीधा सवाल में बात होगी हरियाणा की। देश में देश हरियाणा जिद्दू दही का खाना। कुरुक्षेत्र में यहां महाभारत भी हुआ था और चुनावी महाभारत अब अपने आखिरी पड़ाव पर आता दिख रहा है हरियाणा में। अब से 1 घंटा पहले 6 बजे विधानसभा के लिए चुनावी प्रचार, जो चुनावी शोर हम कह सकते हैं, वो थम गया। अब परसों यानी कि 5 तारीख को ईवीएम का बटन दबाया जाएगा और उसमें कैद हो जाएगी पार्टियों की किस्मत और यह पिटारा खुलेगा 8 अक्टूबर को। तो मुद्दे क्या हावी रहे, क्या समीकरण बने और बिगड़े, हरियाणा में हवा किस तरफ बहती दिख रही है, उस पर चर्चा करें। उससे पहले आज 2 दिलचस्प घटनाक्रम हुए जिनका सीधा असर और सीधा संबंध हरियाणा विधानसभा चुनाव से है। दलित का अपमान एक बड़ा मुद्दा बना। कुमारी शैलजा के बारे में अब शब्द बोले गए। एक रैली में बीजेपी ने वो मुद्दा लपका, कांग्रेस को लगातार घेरा, न्योता भी दे डाला कि कुमारी शैलजा आप बीजेपी में आ जाओ। ये तो आरक्षण विरोधी, दलित विरोधी पार्टी है कांग्रेस। लेकिन आज उल्टी गंगा भी बहती दिखी। बीजेपी के एक दलित चेहरा जो कभी कांग्रेस से जुड़े हुए थे, यूथ कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष और सिरसा से सांसद भी रह चुके और इस बार बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार थे हरियाणा के इस सिरसा लोकसभा सीट से, अशोक तंवर 3 बजे महेंद्रगढ़ की रैली में मंच पर पहुंचे, राहुल गांधी से मिले और घर वापसी कर डाली। उस कांग्रेस में वापस आ गए जो उन्होंने छोड़ दी थी अक्टूबर 2019 में। और दिलचस्प बात देखिए, वो तभी राजनीति के बारे में कहते हैं इट मेक्स फॉर स्ट्रेंज बेड फेलोज। और एक रात लंबी रात हो जाती है। यहां रात की बात छोड़िए, 2 घंटे कितना लंबा वक्त हो जाते हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि दोपहर 1 बजे एक्स पर ट्वीट कर रहे थे अशोक तंवर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। 3 बजे उसी पार्टी को छोड़ दिया। अब दीपेंद्र हुड्डा ने इसे मुद्दा बनाया। जिस हथियार, जिस औजार का इस्तेमाल बीजेपी कांग्रेस पर हमला करने के लिए कर रही थी, यानी कि दलितों का अपमान, अब अशोक तंवर भी दलित हैं। तो दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी में दलितों का अपमान होता है। संविधान की वो किताब, लाल किताब तो निकाल ही ली कांग्रेस ने, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी निकाली थी, अब फिर निकाली। पिछले 3 दिनों से अच्छे खासे सक्रिय दिखे हैं हरियाणा में राहुल गांधी। तो ये आखिरी लम्हों में कहानी में कुछ ट्विस्ट आया है क्या? ये एडवांटेज कांग्रेस पर, एक डिसएडवांटेज कांग्रेस एडवांटेज बीजेपी भी होता दिखा। और इसकी कहानी हुई दिल्ली में, जहां पर ड्रग्स की, कोकेन की, नशीले पदार्थों की अब तक की सबसे बड़ी खेप पकड़ी गई। 5,000 करोड़, कुछ लोग कह रहे हैं 6,500 करोड़ के नशीले पदार्थ पकड़े गए। और इसमें आरोपी कौन? तुषार गोयल। अब यह तुषार गोयल अपने डिस्क्रिप्शन में लिखता था कि यूथ कांग्रेस के आरटीआई सेल का पदाधिकारी हूं। तो जाहिर सी बात है अब बीजेपी इस मामले पर कांग्रेस को घेरेगी कि ड्रग तस्करी वाले लोगों के साथ ये तो हाथ मिलाए बैठे हैं। ये मोहब्बत की दुकान में पाप का सामान कहां से आ गया? कांग्रेस सफाई देती घूम रही है कि हुआ करता था, फिर हमने निकाल दिया। लेकिन चुनावी प्रचार के, औपचारिक प्रचार के आखिरी दिन ये 2 बड़ी खबरें आती दिखी। पर एक मुकम्मल तस्वीर, एक खाका अगर हम खींचे तो हरियाणा का चुनाव क्या कह रहा है। मैंने जब ये चुनावी प्रचार की शुरुआत हुई थी, तारीखों की घोषणा हुई थी, तभी कह दिया था 16 अगस्त को
चुनावों की घोषणा हुई थी कि हरियाणा में दरअसल 3 मुद्दों पर यह चुनाव लड़ा जाएगा। पहला, किसान। 2/3 आबादी हरियाणा की कृषि से जुड़ी हुई है। एग्रीकल्चर इज द मेन कल्चर, वो मजाक में कहा जाता है। दूसरा, जवान, युवा शक्ति। 2 करोड़ 3 लाख मतदाता हैं, लेकिन उसमें जो ये 18 से 29 साल वाले युवा हैं, वो किसके साथ जाएंगे? और इसमें बेरोजगारी जुड़ जाती है। हरियाणा बेरोजगारी के मामले में सबसे ऊपर रहा है। इसमें अग्निपथ योजना भी जुड़ जाती है। लेकिन हमें यह कतई नहीं भूलना चाहिए कि युवा बढ़ चढ़कर पिछले 10 सालों से बीजेपी के साथ रहा है, नरेंद्र मोदी में भरोसा जताया है, उस गारंटी की तरफ आकर्षित होता दिखा है। तो यह जवान कहां जाएगा? और तीसरा, पहलवान। और पहलवान की जब मैं बात करता हूं, मैं दरअसल आधी आबादी की भी बात कर रहा हूं। यह वो सूबा है, वो राज्य है जहां नारा बुलंद किया गया था पानीपत से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन महिला पहलवानों का यौन शोषण भी एक मुद्दा बना और विनेश फोगाट उसकी पोस्टर गर्ल भी बनी। और 100 ग्राम ने जो 140 करोड़ लोगों का, भारतवासियों का, आपका मेरा दिल तोड़ा था, उसे बुलाने के लिए चुनावी मैदान में भी उतार दिया कांग्रेस ने। जुलाना से विनेश फोगाट कांग्रेस की उम्मीदवार है। यह एडवांटेज कांग्रेस होगा या चुनावी इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका नुकसान भी कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। और चौथा, जब जैसे जैसे चर्चाएं आगे बढ़ी, 1.5 महीने से हम चर्चाएं कर रहे हैं, तो संविधान यानी कि आरक्षण का मुद्दा भी जोर पकड़ता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दिया है। तो इन मुद्दों के बीच चेहरों की भी लड़ाई हो रही है क्या? भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री के तौर पर पेश नहीं किए, लेकिन चली उनकी है। उनके हिसाब से कांग्रेस का यह पूरा का पूरा कैंपेन चला। 72 उम्मीदवार उनके पसंद के बताए जा रहे हैं, जो 89 कांग्रेस की तरफ से मैदान में उतरे हैं। एक तो वाम खेमे का है, भिवानी से उनका उम्मीदवार, और दूसरी तरफ नायब सिंह सैनी। 9 साल 118 दिन मुख्यमंत्री रहने के बाद लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मनोहर लाल खट्टर को हटा दिया गया और नायब सिंह सैनी पर दांव खेला गया है। इसमें जाट गैर जाट राजनीतिक पुट भी है, वो समीकरण भी प्ले में है। और प्रधानमंत्री मोदी ने तो कहा कि नायब सिंह सैनी को देख के तो गर्व का एहसास होता है। बहुत बड़े नेता हैं हरियाणा में बीजेपी के, लेकिन ये सबसे बड़े नेता हैं। पोस्टरों से बीच में मनोहर लाल खट्टर भी गायब हो गए। लाडवा जहां से नायब सिंह सैनी लड़ रहे हैं, अब वहां से काफी तस्वीरें आ रही हैं, किसी पोस्टर में मनोहर लाल खट्टर की तस्वीर ही नहीं है। तो यह हुड्डा बनाम नायब सिंह सैनी है, या दरअसल प्रधानमंत्री मोदी बनाम राहुल गांधी। राहुल गांधी 30 तारीख से हरियाणा में डेरा जमाए हुए हैं। आखिरी के 4 दिन उन्होंने पूरा जोर लगा दिया, हरियाणा में अलग अलग हिस्सों में गए। ये चेहरों की लड़ाई किसके पक्ष में जाती दिखेगी? और उसके बाद जो समीकरण है, जातिगत समीकरण, जाट नॉन जाट में भी क्या दरअसल कांग्रेस दलित वोट बैंक पर भी बैंक कर रही है? जाटों की भी मैं बात करूं, ये जाट नॉन जाट जो राजनीति के बारे में कुछ ओवर एनालिसिस दिल्ली में बैठे सारे नेशनल चैनल्स करते हैं, तो मैं यहां पर आपको एक आंकड़ा बता दूं। 2019 के लोकसभा चुनाव में जो जाट हैं लगभग 27 से 28%, उनमें से 52%, आधे से ज्यादा जाटों ने बीजेपी को वोट किया था 2019 में। लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं, और कांग्रेस को सिर्फ 35%। लेकिन 2024 में यह आंकड़ा पलट गया और बीजेपी के खाते में रह गए 27%, कांग्रेस को मिले 64%। इसी में एक और आंकड़ा और जरूरी हो जाता है। दलितों की अगर हम बात करें
तो दलित वोट बैंक 2019 के लोकसभा चुनाव में 51% बीजेपी को मिलता दिखा और कांग्रेस को सिर्फ 25%। लेकिन 2024 में 51% से दलित वोट जो बीजेपी को मिला था गिरकर 24 रह गया, 24%, आधे से भी कम। और कांग्रेस का 25% से बढ़कर 68% हो गया। और अगर एक और आंकड़ा मैं देखूं, जो पिछड़ा वर्ग है, यह समझना जरूरी है, गैर जाट और जाट वोट बैंक की राजनीति। 2019 में पिछड़े वर्ग 77% वोट वो बीजेपी को देते दिखे और सिर्फ 14% कांग्रेस। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में 46% रह गई बीजेपी की वोट शेयर, पिछड़े वर्ग में 77 से 46 आ गए और कांग्रेस 14% से बढ़कर 51% हो गई। और 4 इलाकों पर हम और नजर डालेंगे। ये देखिए, बिल्कुल आज सिलसिलेवार तरीके से हम डिस्कशन करने वाले हैं। हरियाणा में 4 ऐसे इलाके हैं जिनमें से 3 बीजेपी के गढ़ माने जाते हैं। वहां क्या है मौजूदा हालात, वो हम देखना जरूर चाहेंगे। और इसमें जो जीटी रोड है, इसमें अंबाला, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, पानीपत जिले जो आते हैं, 23 सीटें हैं। इन 23 में से 2014 में बीजेपी 21 सीटें जीत गई थी, 23 में से। लेकिन 2019 में 12 बीजेपी को, 9 कांग्रेस को। उसके बाद एक अहीरवाल बेल्ट जो आती है, यानी कि गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिले, 11 सीटें हैं। इन 11 में से 11 बीजेपी 2014 में जीत गई थी और 2019 में भी 8 जीती, एक निर्दलीय, 9 हो गए, इनके साथ रह गए कांग्रेस के पास सिर्फ 2। और तीसरा इलाका जो बीजेपी का गढ़ है वो साउथ हरियाणा, दक्षिण हरियाणा, फरीदाबाद और पलवल जिले, 9 सीटें हैं। और यहां पर 2019 में बीजेपी 9 में से 7 जीती, एक अन्य के खाते में गई। कुल मिलाकर बीजेपी के खेमे में 8 सीटें, कांग्रेस सिर्फ 1। और एक देशवाल इलाका भी है जो रोहतक, सोनीपत और झज्जर, यहां 14 सीटों में से कांग्रेस 2014 में 10 जीत गई थी और 2019 में 11। ये कांग्रेस का मजबूत गढ़ है। सिचुएशन, परिस्थिति, सूरत हाल वैसा का वैसा है या क्या कुछ बदला, इसी पर चर्चा। ऐसे में आज का सीधा सवाल, हरियाणा में थमा चुनावी शोर, कौन मजबूत, कौन कमजोर, और किसान, जवान, पहलवान होंगे किस पर मेहरबान। चर्चा में मेरे साथ किसी भी राजनीतिक दल का कोई नुमाइंदा नहीं। ऐसे लोग जो चुनाव को और हरियाणा को ट्रैक करते हैं, सिर्फ उन्हीं को बुलाया है। देश के 2 सबसे बड़े चुनावी विश्लेषक, सी वोटर के सर्वे सर्वा यशवंत देशमुख, सीएसडीएस के प्रोफेसर संजय कुमार, और जो मैंने आंकड़े बताए, जाट वोट बैंक, दलित वोट बैंक, पिछड़ा वर्ग, ये कहां कितना गया, सीएसडीएस के आंकड़े भी आपके सामने मैं पेश कर रहा था। इसके अलावा 3 पत्रकार, आदेश रावल दिल्ली से काम करते हैं, हरियाणा को लगातार ट्रैक करते हैं और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में मायने क्या हैं उसका आकलन भी करेंगे। और साथ ही साथ रविंद्र सिंह शौरान वरिष्ठ पत्रकार हैं और बलवंत तक्षक, वो दरअसल इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार, और साथ ही साथ अनिल आर्य भी इस चर्चा में जुड़ रहे हैं।